हेलो बच्चों। इस लेक्चर में आज हम स्टार्ट करेंगे सेल। सेल क्या होता है? सेल जैसे कि हम डेली लाइफ में हमेशा यूज करते रहते हैं, वॉच में यूज करते हैं, टॉयज़ में यूज़ करते हैं, तो अलग अलग जगह पे हम सेल का यूज करते हैं। तो सेल इज ए डिवाइस बाय विच केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे आपको पता होगा सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भरे होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स केमिकल होता है, और जिसका यूज़ जो कि क्या होता है कि जैसे उसको हम किसी भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यूज़ करते हैं, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ पे प्रोवाइड करता है। इट्स सोर्स ऑफ डीसी। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। ये एक डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है, मीन्स डायरेक्ट करंट का एक सोर्स है। एक सोर्स और भी है आपका, जैसे सोलर पैनल है। सोलर पैनल भी सोलर एनर्जी को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। तो सेल का टाइप अगर हम देखें तो सेल दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जैसे कि आपने देखा होगा कि ऐसे सेल्स होते हैं जिससे सिर्फ एक बार हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल जैसे हमारी इन्वर्टर की बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है, ये सब क्या है, सेकेंडरी सेल्स हैं। सेकेंडरी सेल्स में क्या होता है, हम बार बार उसको चार्ज करके उससे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करते हैं। उसके बाद सेल का सिंबल इस तरीके से बनाते हैं, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। तो यहाँ पे ये सेल को सर्किट में जो हमें दिखाना होता है तो इस तरीके से सिंबल से दिखाते हैं। इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। उसके बाद आते हैं बैटरी। बैटरी क्या चीज़ है? जब हम दो या दो से ज़्यादा सेल को कंबाइन करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोल देते हैं। ऐसे एक सेल है ये, अब इसका निगेटिव दूसरे वाले के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दे तो ये अब बैटरी कहलाएगी। अगर हम इसको और ज़्यादा सेल इसमें कनेक्ट करना चाहें तो फिर से निगेटिव को पॉजिटिव से ऐसे कनेक्ट करते जाएं तो ये क्या बन जाती है, बैटरी। इसी चीज़ को हम बैटरी बोलते हैं। अब सेल में बेसिकली होता क्या है? सेल में बेसिकली जो होता है केमिकल जो होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट में आयन्स होते हैं, पॉजिटिव आयन होता है और नेगेटिव आयन होता है। और इसमें दो इलेक्ट्रोड, हमेशा कोई भी बैटरी आप देखोगे उसमें दो इलेक्ट्रोड रहेंगे, एक पॉजिटिव होता है, एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये मेनली इसमें दो चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है और क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। अब हम सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस की डिस्कस करेंगे कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। अब सेल जैसा कि ये है, सपोज़ ये सेल है, इस सेल में हमने क्या किया है, ये दो इलेक्ट्रोड लगे हैं और इलेक्ट्रोड ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो आपको पता है इसके अंदर क्या भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भरे होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स में होता क्या है कि दो आयंस होते हैं, दो टाइप के, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। तो जो कि पॉजिटिव आयंस होता है, जैसे ये पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन जो है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है और नेगेटिव आयन जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। तो जब ये आयंस मूव करते हैं तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इस आयंस के मूवमेंट को अपोज करते हैं। तो इसी चीज़ की, इसी अपोजिशन या हिंड्रेंस को क्या बोलते हैं, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस तब आता है जब सेल को हम किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं। जैसे सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो करंट जो होती है इस सेल के अंदर से फ्लो करती है। तो जब करंट फ्लो करने का मतलब ये है कि उसके आयंस मूव करते हैं। इन आयंस का जो अपोज होता है, मोशन का जो अपोज होता है या हिंड्रेंस ऑफर होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए सेल टू द करंट फ्लो इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिस पे कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो जब से पहला फैक्टर होता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। जैसे कि ये दोनों प्लेट आप देख रहे हो या इलेक्ट्रोड हैं, तो इन दोनों के बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा सेपरेशन इनके बीच ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इनका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद दूसरा देखें, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है इसके नेचर पे डिपेंड करता है। और तीसरा फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन मीन्स उसमें कितने, कंसंट्रेशन का मतलब आप जैसे इसको आप केमिस्ट्री में देखोगे तो सेल का बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ाया गया है। तो वहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन मीन्स होता है कि उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उसका नंबर कितना ज़्यादा है।
तो इसके कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद आता है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। ये आप देख रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है किस मटेरियल का इलेक्ट्रोड है, उस पर डिपेंड करता है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। उसके बाद आता है एरिया ऑफ द प्लेट। अब प्लेट का एरिया जितना आप ज़्यादा रखोगे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो मींस डिक्रीज़ विद द इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करता है विद द इंक्रीज़ इन एरिया। एरिया अगर आप बढ़ाते हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। सो एरिया पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे अगर हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएं तो जैसे सपोज दैट ये सेल है, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस उसके बगल में ही ऐसे करके हम दिखाते हैं। जैसे ईएमएफ मान लेते हैं, सेल का ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे शो करेंगे। अब इसको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हम इसको कनेक्ट करते हैं तो इस तरीके से कंप्लीट सर्किट बनती है, जहाँ पे ये स्मॉल आर क्या दिखा रहा है, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे सेल में ही दो टॉपिक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल वोल्टेज। तो यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या चीज़ है और टर्मिनल वोल्टेज क्या है। जैसे कि हमारे पास एक सेल है, सेल में दो इलेक्ट्रोड ऐसे लगे हुए हैं और ये सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स भरा हुआ है। तो हम इस समय ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है अभी, जबकि इस सेल से हम कोई भी यूज नहीं कर रहे, मीन्स इससे करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो उस समय इनके इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। और दूसरा अगर हम टर्मिनल वोल्टेज देखें तो टर्मिनल वोल्टेज का मतलब ये है कि जैसे ये सेल है, अब इस सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल, इसको हमने सपोज दैट एक किसी भी बल्ब से कनेक्ट करते हैं। बल्ब का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं आर है, आर रेजिस्टेंस है। तो उस समय जैसे जब इसमें से करंट फ्लो कर रही होगी तो यहाँ पे उस समय इनके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो अब दोनों में अंतर बस ये है कि ओपन सर्किट में इलेक्ट्रोडों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और जब ये क्लोज सर्किट, इसे क्लोज सर्किट क्यों बोलते हैं, बिकॉज अगर हम इसको इसका एक्चुअल सर्किट डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से होगा। ये तो इस समय ये क्या स्विच यहाँ पे लगा दें, स्विच क्या है ये के, तो यहाँ पे अगर ये क्लोज़ है, क्लोज़ होने का मतलब करंट फ्लो कर रही होगी, तो उस समय जब ये करंट फ्लो कर रही होगी तो इस समय इनके टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ओपन सर्किट का मतलब क्या है, यहाँ भी इसे भी हमने अगर रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया हुआ है, बट यहाँ पे जो स्विच हमने लगाई ये ओपन है। ओपन मतलब स्विच जो है ऑफ है, ये क्लोज़ का मतलब स्विच जो है ऑन है। यहाँ पे स्विच ऑन को दिखा रहे हैं, यहाँ पे स्विच ओपन, ओपन मीन्स यहाँ पे स्विच जो है ऑफ है। तो उस समय करंट नहीं फ्लो कर रही, तो उस समय इनके टर्मिनल के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। ओके, जैसा कि हमने डिफिनेशन में भी लिखा हुआ है, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन द सेल इज डिलीवर नो करंट, मीन्स जब सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं करे, नो करंट, दैट मीन्स व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट। और उसके बाद हमने क्या टर्मिनल वोल्टेज में क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन इट इज़ डिलीवरिंग करंट, दैट मीन्स द सेल सर्किट इज क्लोज्ड, सर्किट क्या हो, क्लोज सर्किट हो। ओके, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है ये ग्रेटर होता है टर्मिनल वोल्टेज से, और इसका अपोजिट यहाँ बोल सकते हैं कि आपका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो ईएमएफ से हमेशा कम होता है। उसका यहाँ पे रीज़न है कि जैसे ही हम सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं एक्सटर्नल किसी भी अप्लायंस से, या ये कह सकते हो रेजिस्टेंस से, तो उसमें करंट फ्लो करती है। तो सेल दो तरीके से वर्क करता है। सेल यहाँ पे दो तरीके से वर्क करने का ये है कि सपोज दैट ये 12 वोल्ट का सेल है, इसका ईएमएफ कितना है, 12 वोल्ट है। अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, अब इसको हमने बाहर किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही सर्किट को हम, अभी ये सर्किट क्या है, ओपन सर्किट है,
तो इस समय 12 वोल्ट है, लेकिन जैसे इसको हम क्लोज़ करते हैं सर्किट को, स्विच को क्लोज़ करते हैं, तो यहाँ पे करंट फ्लो करती है। तो यहाँ पे अब सेल को दो जगह पे वर्क करना पड़ेगा। एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको पता है कि उस अप्लायंस या उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए में भी हिंड्रेंस ऑफर होता है या अपोज होता है, तो उसके अगेंस्ट इसको वर्क करना पड़ेगा। दूसरा सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से इसका सपोज मानते हैं कि 2 वोल्ट जो है यहाँ पे पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट चला गया, और बचा हुआ 10 वोल्ट कहाँ जा रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में जा रहा है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं इस समय, टर्मिनल वोल्टेज। 10 वोल्ट क्या हो गया हमारा, टर्मिनल वोल्टेज हो गया, और 2 वोल्ट ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो है ड्रॉप हो गया। तो इसे हम एक्चुअली में जो भी पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट ड्रॉप होता है या अप्लाई होता है, उसे बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल v से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये है स्मॉल v। और यहाँ पे जो एक्सटर्नल सर्किट के अब बचा कितना, 12 वोल्ट ये टोटल है, 2 वोल्ट तो यहाँ पे ड्रॉप हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में, तो बचा जितना पोटेंशियल ये अप्लाई होगा, तो इसे ही हम बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। उसका थर्ड पॉइंट हमने लिखा हुआ है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सर्किट रेजिस्टेंस। जो ईएमएफ होता है वो सर्किट के रेजिस्टेंस से उसका कोई भी मतलब नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट, बिकॉज ये क्या है कि सेल के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं, सर्किट के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। सेल जब फ्री होता है, जब भी उससे कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, तो उस समय जो टर्मिनल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी को बोलते हैं हम ईएमएफ। और यहाँ पे आप बोल सकते हो टर्मिनल वोल्टेज जो है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, और उसमें कितनी करंट फ्लो करे, इन दोनों फैक्टर पे टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड करता है। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे दोनों के बीच रिलेशन डिराइव करेंगे। रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, दोनों के बीच हम यहाँ पे रिलेशन डिराइव करने के लिए देखते हैं। जैसे एक सर्किट डायग्राम यहाँ पे हम बना लेते हैं। सेल का ईएमएफ है E। अब यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R। एक्सटर्नल सर्किट से हमने कनेक्ट किया जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R है, ये कैपिटल R है। ओके, तो यहाँ पे आपको हमने बताया था, जैसे कि आप देख सकते हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों क्या हो जाते हैं, सीरीज में हो जा रही है, एक दूसरे के सीरीज में। तो जो टोटल ईएमएफ है ये 2 जगह, मतलब सेल जो है 2 जगह पे वर्क करेगा। पहला सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आयंस को मूव करने के लिए करता है, और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल सर्किट में मूव करने के लिए वर्क करता है। तो यहाँ का अगर हम टर्मिनल वोल्टेज अगर हम ये कह रहे हैं V है, और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा है ये स्मॉल v है, तो हम ये टोटल देख सकते हैं E की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल V प्लस स्मॉल v। मीन्स कैपिटल V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, प्लस स्मॉल v क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये दोनों के सम के इक्वल होगी। जैसा कि पीछे हमने एग्जांपल लिया था, ये 12 वोल्ट की अगर सेल है, ईएमएफ इसका है, तो 2 वोल्ट अगर ये ड्रॉप हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, तो 10 वोल्ट कहाँ होगा, टर्मिनल वोल्टेज। तो दोनों का सम करेंगे, 10 + 2 क्या आएगा, 12 आएगा। तो E = V प्लस स्मॉल v। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं करंट इसमें फ़्लो कर रही कितनी, I। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E = V प्लस, अब स्मॉल v की वैल्यू हम लिख सकते हैं I × स्मॉल r, मीन्स टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, स्मॉल v इक्वल टू हम लिख सकते हैं I × r। तो यहाँ से, और कैपिटल V इक्वल टू लिख सकते हैं कैपिटल I × r, I v बराबर I × r। तो यहाँ से v की वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुट कर दें, स्मॉल v की वैल्यू IR, तो ये हो जाएगा V = E - IR। तो यहाँ पे एक रिलेशन हमारा ये मिल गया कि टर्मिनल वोल्टेज V = E - IR। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, एक और रिलेशन कर सकते हैं। इस सर्किट की टोटल करंट I = हम लिख सकते हैं टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। देन I = जैसे किसी भी सर्किट में अगर हमें टोटल करंट निकालनी है तो उसका टोटल EMF ले लें, या टोटल वोल्टेज जिससे बोल सकते हैं, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से टोटल EMF हमें दिख रहा है कितना है, E है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, एक्सटर्नल R प्लस इंटरनल स्मॉल r।
तो ये एक रिलेशन हमारा आ जाता है I इक्वल टू E अपान R प्लस R, ये गया एक, ये रिलेशन आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर रिलेशन इसका देखना चाहें तो इसमें हम ये देख सकते हैं, जैसे ये फार्मूले से बाई इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 कर लेते हैं। इक्वेशन 1 से हम क्या देख सकते हैं, आई आर इक्वल टू, अब इसको हम यहाँ पे प्लेस एक्सचेंज कर देते हैं तो क्या आ जाएगा E माइनस बी इक्वल टू आई आर इक्वल टू E माइनस बी, देन R इक्वल टू हो जाएगा E माइनस बी अपान आई, ये आ जाएगा अपना। और इस इक्वेशन में अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ से I की वैल्यू क्या निकल के आएगी, B अपान R, E माइनस बी अपान आई की जगह पर हम लिख सकते हैं B अपान R, बिकॉज यहाँ पे I इक्वल टू B अपान R, तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। देन R इक्वल टू हो जाएगा E माइनस बी अपान V इंटू R, ये आ जाएगा। देन R इक्वल टू, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E अपान V माइनस B अपान V इंटू R, या R इक्वल टू E अपान V माइनस 1 इंटू R। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जिसका हम आगे यूज करेंगे। मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस अगर निकालना हो तो हम क्या है, EMF अपान V माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टोटल करंट के लिए है और ये टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए है। अब यही सेल ये रिलेशन, सारे रिलेशन तब के लिए हैं जब सेल से क्या हो रहा है, करंट हम ले रहे हों, मतलब बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो रही हो। अब अगर इसी में अगर हम ये कहें कि बैटरी अगर हमारी चार्ज हो रही हो, व्हेन सेल चार्जिंग, जब सेल हमारी चार्ज हो रही हो तो उस समय क्या होगा, ये जो आप देख रहे हो V इक्वल टू E माइनस आई आ रहा है, उसके जगह पे V इक्वल टू E प्लस आई आ रहा हो जाएगा। ये साइन जो होगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अभी ये क्या E माइनस आई आर है, अब क्या हो जाएगा E प्लस आई आर हो जाएगा। ये रिलेशन तब होता है जब सेल को हम चार्ज कर रहे हो, मतलब एक्सटर्नल किसी सोर्स से हम उसको चार्ज कर रहे हो, तो उस समय V इक्वल टू E प्लस आई आर। उसके बाद अब हम नेक्स्ट आते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल। सेल की ग्रुपिंग अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि सेल की ग्रुपिंग कैसे करते हैं। तो सेल की जो ग्रुपिंग है 3 तरीके से हो सकती है। पहला होता है सीरीज ग्रुपिंग, दूसरा होता है पैरेलल ग्रुपिंग और तीसरा होता है मिक्स ग्रुपिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीरीज ग्रुपिंग पढ़ेंगे। किसी सेल को सीरीज ग्रुपिंग करेंगे तो क्या किस तरीके से करंट उसकी कैलकुलेट करेंगे और उसकी मैक्सिमम करंट कितनी होगी। देन तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम n आइडेंटिकल सेल लेते हैं। मींस यहाँ पे कोई नंबर फिक्स नहीं, n का मतलब 5, 6, 10, 11, 12 कुछ भी ले सकते हैं, बट ये सारे सेल क्या है, आइडेंटिकल हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिकल सेल हम ले रहे हैं। ये आप देख सकते हो, ये सेल है। हम इन सब का EMF कितना है, E है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और EMF कितना है, E है। देन इन सारे सेल को हमने सीरीज में कनेक्ट किया। सीरीज में कनेक्ट करने का तरीका क्या होता है, जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव को दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, फिर इसके नेगेटिव से दूसरे सेल के पॉजिटिव को, इस तरीके से कनेक्ट करते जाएंगे। जितने भी सेल हैं उतने सेल हम इस तरीके से कनेक्ट करते जाएंगे। सो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। अब यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे ये हो जाते हैं, अब इनको मान लेते हैं किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिससे हमने कनेक्ट कर दिया, जिसकी वैल्यू कितनी है, R है। अब यहाँ पे जैसे इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे करंट सेट हो जाएगी I। ये I करंट इसमें फ़्लो करना स्टार्ट कर दी। अब हम इसकी टोटल करंट को हमें निकालना है। तो टोटल करंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल EMF अपान टोटल रेजिस्टेंस। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें सारे सेल को अगर हम एक सिंगल सेल के साथ इसको रिप्लेस करना चाहें तो सिंगल सेल के साथ रिप्लेस करने के लिए सिंपली क्या करेंगे हम
जैसे एक सेल 2 वोल्ट का, दूसरा अगर हम सिरिंज लगाएंगे 2 वोल्ट का तो 4 हो जाएगा, मीन्स उसके साथ ऐड होता चला जाए। तो बिकॉज हमने यहाँ पे कितने लगाए हैं सेल, n सेल लगाए हैं, n सेल लगे हुए हैं ये, तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा उस सिंगल सेल से अगर रिप्लेस करें तो इक्विवेलेंट ईएमएफ इसका हो जाएगा n इंटू ई। और अगर हम इनका देखें रेजिस्टेंस जो है R ये सारे क्या हो जा रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो सीरीज में हमें पता है कि सारे रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो हम अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट देखें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी R डैश की वैल्यू हो जाएगी NR। हम मान लेते हैं उस न्यू सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, NR हो जाएगी, क्योंकि ये सारे ऐड हो जाएंगे। और टोटल ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, NE। अब इसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, एकदम सेम सर्किट है। फिर से हम समझ लेते हैं कि सारे जो n सेल लगे हुए हैं इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ अगर निकालें तो n टाइम्स हो जाएगा सिंगल सेल के ईएमएफ का, और इनका रेजिस्टेंस बिकॉज सीरीज में है तो इनका रेजिस्टेंस भी सब ऐड होके NR हो जाएगा, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया हुआ। तो अब यहाँ पे अगर हम टोटल करंट इसकी निकालें तो टोटल करंट I इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ आप देख सकते हो कितना है, NE है, NE अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल कितना R है और इंटरनल कितना है, NR है। तो यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे, तो NE अपॉन R प्लस NR, ये आ गया हमारा टोटल करंट की वैल्यू आ गई। तो अब इसमें हम 2 केसेस पढ़ेंगे कि कब हमें सीरीज ग्रुपिंग का यूज करना है, तो ये हम पता करेंगे 2 केस से। केस 1, मान लेते हैं कि जो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है ये बहुत ही ज़्यादा है किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो उस केस में क्या होगा कि हम R इज नेगलेक्टेड, R को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि NR की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ही ज़्यादा, मींस इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो उस केस में I की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, हमने R को यहाँ पे नेगलेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, NE अपान क्या आ जाएगा, NR, जहाँ से ये कैंसिल आउट, देन E/R। तो आप देख सकते हो यहाँ पे I की वैल्यू जो आ रही है N से इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे N से कोई मतलब नहीं है। तो N से नहीं मतलब होने का मतलब क्या, एक सिंगल सेल भी लगाएं तो भी उतनी करंट, अगर हम ज़्यादा सेल लगाते तो भी उतनी ही करंट आ रही होगी। उसके बाद हम आते हैं केस 2 में। केस 2 में डिस्कस करते हैं, इसका जस्ट अपोजिट ले लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि NR जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज़ वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो उस केस में आप क्या बोलोगे, NR इज नेगलेक्टेड। NR को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट करते हैं। तो तब I की वैल्यू क्या हो जाएगी, NE अपान R हो जाएगा, बिकॉज हमने NR को यहाँ पे नेगलेक्ट कर दिया। तो NE/R हो जाएगा। तो NE/R जैसे ही होता है तो आप देख सकते हो I की वैल्यू क्या हो गई, N टाइम्स करंट ड्यू टू सिंगल सेल। अगर हम सिंगल सेल लगाएंगे तो क्या आएगा, E/R करंट आएगी, बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने नेगलेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे अब क्या हो जाएगी, करंट जो है N टाइम्स हो जा रही, मींस यहाँ पे अगर हम सेल अब जितना हम बढ़ाते जाएंगे करंट उतनी बढ़ती चली जाएगी। मींस ये कॉम्बिनेशन इफ़ेक्टिव तब होता है, नोट, ये कॉम्बिनेशन इफ़ेक्टिव तब होता है जब आपकी, या ये कह सकते हो करंट इसमें मैक्सिमम तब होती है जब इंटरनल रेजिस्टेंस आपकी क्या होती है, बहुत ही स्मॉल होती है। व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस जब क्या हो, बहुत ही स्मॉल हो, तो उस केस में विथ रिस्पेक्ट टू आप लिख सकते हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस।
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये क्या हो, बहुत ही स्मॉल हो, तो उस केस में हम सीरीज़ ग्रुपिंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने ये प्रूफ भी किया हुआ है। उसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट आते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है, पैरेलल ग्रुपिंग में पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे हम सेल को कनेक्ट करते हैं। जैसे हमने एक सेल लिया, अब यहाँ पे हमें फिर से n सेल लेने आइडेंटिकल सेल्स, जिसका EMF कितना है, E है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R है। अब हम दूसरा सेल भी लेते हैं इस तरीके से, तो इसमें हम देखेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल का एक कॉमन पॉइंट बना लेंगे और नेगेटिव का एक कॉमन। अब डॉट डॉट अगर हम यहाँ पे n सेल ले लेते हैं, n सेल ले लेते हैं, पॉजिटिव को एक कॉमन पॉइंट पे हमने लगा दिया, सारे पॉजिटिव टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट पे और नेगेटिव टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट पे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो जिसकी वजह, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इनको कनेक्ट कर देते हैं R से। तो अब टोटल करंट हम मान लेते हैं कि यहाँ पे I यहाँ पे फ्लो कर रही है। इस सर्किट में टोटल करंट कितनी है, I है, I करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है। तो अब हम यहाँ पे इसकी टोटल करंट को हमें कैलकुलेट करना, तो फिर से हम यहाँ पे आइडेंटिकल सेल की हेल्प से हम बनाएंगे यहाँ पे। जैसे कि अब आपको पता होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल EMF होता है वो E ही रह जाएगा। इस सर्किट का जो टोटल EMF है E ही रह जाएगा। तो हम एक न्यू सर्किट डायग्राम बनाते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट जो सेल आएगा उसका EMF कितना रहेगा, E रहेगा। बट जितने भी ये आप देख सकते हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस ये सारे क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो पैरेलल में हो जाएंगे तो इनका इक्विवेलेंट अगर हम रेजिस्टेंस निकालें तो R डैश मान लें, तो R डैश इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट डॉट n टाइम्स 1/R को हम ऐड करेंगे, बिकॉज कि अब पैरेलल में सारे इंटरनल रेजिस्टेंस हो गए। देन 1/R डैश इक्वल टू, बिकॉज n टाइम्स हमने किया है तो ये क्या हो जाएगा, n/R मीन्स यहाँ पे ये n टाइम्स है, n टाइम्स है, तो सो हो जाएगा n/R। तो R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/n। तो इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा R डैश की वैल्यू तो आएगा n/R। अब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक्सटर्नल सेल से, सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, ये हो गया। अब इसकी टोटल करंट अगर हमें निकालनी है तो टोटल करंट ये हो जाएगी, इसकी टोटल करंट I इक्वल टू, I की वैल्यू हो जाएगी टोटल EMF। टोटल EMF फिर से हमें कितना दिख रहा है, E दिख रहा है। टोटल EMF कितना है, E है इसका। और टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल मीन्स R डैश, देन I इक्वल टू हो जाएगा E/R प्लस R डैश की वैल्यू कितनी है, R डैश की वैल्यू हमारी दिख रही है R/n। अब इसको हम सिंप्लीफाई अगर करें तो E/n LCM n/R प्लस R, देन ये ऊपर चला जाएगा, देन I इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/E/n/R प्लस R। तो ये हो गया इस समय करंट की वैल्यू, ये हो गई हमारी टोटल करंट की वैल्यू। अब इस टोटल करंट की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे फिर से दो केस यहाँ पे हम बना के इसको डिस्कस करें कि कब हमें पैरेलल ग्रुपिंग जो है इफ़ेक्टिव होगी या करंट कब मैक्सिमम होगी, तो उसमें हम देखते हैं केस फर्स्ट में जैसा कि हमने करंट I की वैल्यू निकाली कितनी, n/E/n/R प्लस R, ये टोटल करंट है। अब केस फर्स्ट में हम क्या लेते हैं कि n/R मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है इसका बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। सो हम R इज नेगलेक्टेड। अब R को हम नेगलेक्ट कर देंगे, R को जैसे ही नेगलेक्ट करेंगे देन I की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/E/R नेगलेक्ट हो गया, देन n/R, तो ये कैंसिल आउट, देन क्या हो गया E/R। तो यहाँ पे आप देख सकते हो n जो करंट है नंबर ऑफ सेल से इंडिपेंडेंट हो गई। उसके बाद हम केस 2 करते हैं यहाँ पे केस सेकंड में। केस सेकंड में देखें अगर हम
तो हम इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं, मीन्स एन आर मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है ये बहुत ही स्मॉल है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देखोगे इंटरनल रेजिस्टेंस से जब ये आपका लार्ज होगा देन आप कहोगे एन आर इज नेगलेक्टेड, एन आर को हम नेगलेक्ट कर दें। देन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन ई अपान एन आर तो नेगलेक्ट हो गया हमारा, तो क्या बच रहा आर। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे एन पे करंट जो है डिपेंड करे थे, एन टाइम्स बोल सकते हो करंट, एन टाइम्स करंट हो गई यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है करंट यहाँ पे मैक्सिमम, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ सेल का करंट पे फ़र्क तब पड़ेगा जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या हो, ज़्यादा हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो सो हम ये बोल सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन का यूज़ हमें तब करना है जब हमारा क्या हो कि एक्सटर्नल जो है आपका ये स्मॉल हो विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसके पहले केस में आपने देखा होगा, इसके पहले केस में आप देखोगे यहाँ पे जैसे कि ये सीरीज ग्रुपिंग में, तो सीरीज ग्रुपिंग में आप देखोगे कि यहाँ पे हमने तब इस्तेमाल किया है, ये देख सकते हो आप कि जब आर की वैल्यू एक्सटर्नल जो है ग्रेटर है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल। यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो हमें क्या करना सीरीज का, और जब हमारा जो है इंटरनल ग्रेटर हो तो उस समय हमें पैरेलल ग्रुपिंग करनी चाहिए। उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट मिक्स ग्रुपिंग ऑफ द सेल। अब हम यहाँ पे मिक्स ग्रुपिंग देखते हैं। मिक्स ग्रुपिंग में क्या होगा, सीरीज पैरेलल दोनों हम यूज़ करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन भी यूज़ करेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी। जैसे अब हम सेल ले लेते हैं, अब हमने यन सेल जो है यन सेल सीरीज में लगा लिए, जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, ऐसे सीरीज में हमने ये सारे लगा लिए। अब इसके साथ फिर हम पैरेलल में ऐसा ही एक रो और बनाते हैं, यन सेल एक रो में हमने लगाया हुआ है। अब दूसरे रो में भी हम क्या करते हैं, इसी तरीके से सेल को कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसे हम यहाँ पे यम रो बना लेंगे, यम रो, ऐसे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे हम रो ऐसे बनाते चले जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ रो कितने बनने हमारे, यम रो, और एक रो में सेल की जो नंबर्स हैं कितने हैं, यन सेल हैं। तो हम लास्ट अगर सेल रो बनाए यहाँ पे, अब इन सबको एक कॉमन पॉइंट पे हम कनेक्ट कर देते हैं। ये कॉमन पॉइंट पे हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल्स को और इनके नेगेटिव टर्मिनल्स को एक कॉमन पॉइंट पे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन भी दिख रहा हमें और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन भी दिख रहा, मींस यन सेल को हमने सीरीज में लगाया हुआ है और यम रो ऐसा ही हमने बना लिया है, और सारे इसमें जो है सेल जो है आइडेंटिकल सेल है, जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। अब इन पूरे कॉम्बिनेशन को हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कनेक्ट किया हमने R से, तो सपोज़ करते हैं इसमें करंट जो सेट हो रही है ये कितनी आ रही है, I करंट इसमें सेटअप हो जा रही है। अब इसी I करंट को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके सर्किट डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होगा, एक रो में जितने सेल हैं उनका इक्वलेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक रो में यन सेल है तो इक्वलेंट EMF एक रो का कितना हो जाएगा, यन इंटू E, जैसा कि हम पहले हमने किया है। एक सेल को अगर हम एक रो के यन सेल लगे एक रो में, अब इसको हम एक सिंगल सेल से रिप्लेस अगर करें, इक्वलेंट सेल लगाएं, तो इसका EMF हो जाएगा यन ई और इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा यन आर इंटरनल, बिकॉज ये सीरीज में सारे रेजिस्टेंस हैं, यन आर हो जाएगा। उसी तरीके से सेकेंड रो का भी कर लेते हैं। सेकेंड रो का भी हमने कर लिया। तो
इसी तरीके से यम रो है यहाँ पे, यम रो सबका हमने यहाँ पे करने के बाद ये सर्किट डायग्राम इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगी। एन ई ई एम एफ हो जाएगा, एन आर जो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, एन ई एन आर इस तरीके से बन जाएगा। और हम इसको फिर से यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से दिखा देते हैं, आर से कनेक्ट है, करंट की वैल्यू आई। अब इसको थोड़ा सा और अगर हम सिंप्लीफाई करें, फिर से इस सर्किट को हम सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे एन ई एम एफ वाले सेल जो है पैरेलल में लगे हैं, तो टोटल इक्विवेलेंट ई एम एफ जो होगा एक सिंगल सेल से अगर आप फिर से हम इनको करें तो इनका, बिकॉज ये पैरेलल में है तो इनका ई एम एफ उतना ही रहेगा जितना कि एक सिंगल सेल का, मीन्स एन ई रहेगा। और अब इंटरनल रेजिस्टेंस इनका पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल में हो गया, इसको मान लेते हैं आर डैश। अब तो आर डैश इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से। तो इस तरीके से ये पूरा आप देख सकते हो कि दो स्टेप में हमने एकदम से सिंप्लीफाई कर दिया इसको। पहले हमने एक एक रो का इक्विवेलेंट निकाला, फिर उस रो के कॉम्बिनेशन को हमने एक सिंगल सेल से रिप्लेस किया, बिकॉज सारे रो में एक जितने भी सेल लगे एन ई है, तो उसका पैरेलल में है, तो पैरेलल में होने की वजह से एक सिंगल सेल में अगर उसको हम चेंज करें तो उसका एम भी एन ई ही होगा। और इंटरनल से आर डैश हमने मान लिया, तो आर डैश की वैल्यू निकालें अगर, तो 1/r डैश इक्वल टू 1/nr प्लस 1/nr डॉट डॉट कितने टाइम्स करेंगे हम, यम टाइम्स, बिकॉज कितने रो यहाँ पे हैं, यम रो हैं, तो यम रो होने की वजह से इसको हम यम टाइम्स करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/r डैश इक्वल टू यम अपान एन आर, तो आर डैश की वैल्यू हो जाएगी एन आर बाई यम। तो ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू इसका, एन आर बाई एम। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के लिए टोटल करंट अगर हम इसकी निकालें तो टोटल करंट की वैल्यू हो जाएगी टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ कितनी है, एन ई, जैसा कि आप देख सकते हो टोटल ईएमएफ कितना एन ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर बाई एम, एक्सटर्नल क्या है आर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल ईएमएफ एन ई एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, देन आई इक्वल टू, यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी हमारी एन ई अपान आर प्लस आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आर डैश की वैल्यू हमने निकाला था एन आर बाई एम, आर डैश की वैल्यू एन आर बाई एम, देन आई इक्वल टू एन ई अपान, अब इसका एलसीएम लेते हैं क्या आएगा यम, ये हो जाएगा यम आर प्लस एन आर, देन आई इक्वल टू ये यम ऊपर जाएगा यम इंटू एन ई बाई एम आर प्लस एन आर, ये हमारी हो गई टोटल करंट आ गई, इस समय टोटल करंट हो गई। अब यहाँ पे केस जो होता है देखते हैं करंट मैक्सिमम कब होती, करंट विल मैक्सिमम, इस कॉम्बिनेशन को कब यूज़ करेंगे, मैक्सिमम होने के लिए कंडीशन ये है कि जब एक्सटर्नल आर इक्वल टू क्या होगा एन आर बाई एम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल, ये आपने देखा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस आर डैश है, बिकॉज हमने याद होगा आर डैश की वैल्यू क्या थी एन आर बाई एम थी। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर दोनों इक्वल होते हैं तो उस समय करंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो आप मिक्स कॉम्बिनेशन तब यूज़ करोगे जब एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों क्या हो, सेम हो। और यहाँ पे अब इसका अगर हम सारा कंक्लूज़न अगर देना चाहें तो फर्स्ट अगर हम देखें सीरीज़ कॉम्बिनेशन तब हमें यूज़ करना है जब हमारा जो है एक्सटर्नल ग्रेटर हो इंटरनल से। उसके बाद दूसरा था हमारा पैरेलल, तो इसका जस्ट अपोजिट, पैरेलल में हम कहेंगे आर इज लेस देन एन आर इज लेस देन आर, मीन्स जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल। और तीसरा हमारा है मिक्स ग्रुपिंग तब करना है जब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रेजिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, इंटरनल बराबर एक्सटर्नल हो।